बहुत सी विधाएं हैं आप जिनमें आप बड़ा सुनहरा भविष्य अपना पक्का कर सकते हैं। बस आप खुद किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं ये पहले आपको तय करना है। आज बात एग्रीकल्चर फील्ड की हो रही है। एग्रीकल्चर एजुकेशन में अगर आप अपना करियर देखते हैं या बनाना चाहते हैं तो आज के गाइड में हमारे साथ में मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में जुड़ गए हैं एजुकेशनल अलायंस एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट भिलाई से डायरेक्टर अभिषेक सिंह राजपूत जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइड में। नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। अभिषेक जी, सबसे पहले आपकी संस्थान से शुरू करते हैं, एजुकेशनल अलायंस कोचिंग। इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से गाइड करती है, किन विषयों में और किस विधा में आप बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एजुकेशनल अलायंस कृषि के क्षेत्र में शासकीय सेवाओं से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनकी तैयारियों से संबंधित एक संस्थान है। आपने देखा होगा कि कृषि का क्षेत्र आज तक केवल अन्नदाता के रूप में जाना गया है, जबकि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए यह एक रोजगारदाता के रूप में भी काम करता है। तो जो छात्र छात्राएं कृषि के क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद शासकीय सेवाओं में अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए एजुकेशनल अलायंस एक उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण एवं अनुभवी शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट परिणाम की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। अगर कोई भी छात्र, अभिषेक जी, 12वीं के बाद में इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए विकल्प क्या है, और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका चयन वो क्यों करे? क्योंकि पहला मन में आता है कि आपके पास में जो विकल्प आपको दिखाया जा रहा है एग्रीकल्चर का, उसमें आगे चलकर आप क्या करेंगे? मन में पहला सवाल यही होता है, ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, 12वीं के बाद बच्चों के पास बहुत बड़ी एक दुविधा होती है कि ऐसे कौन से विषयों, पाठ्यक्रम या संस्थान का चयन करें जिससे उनके कैरियर को एक दिशा मिल सके। तो सभी छात्रों के पास सामान्यतः ये दुविधा होती है। जो छात्र बायोलॉजी बैकग्राउंड से है वो MBBS की अगर तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें नीट की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें बायोलॉजी बैकग्राउंड का होना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन्हें या तो स्टेट लेवल का PET एग्ज़ाम या फिर JEE मेंस या एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें मैथ्स बैकग्राउंड का होना आवश्यक है। लेकिन कृषि का क्षेत्र 3 अलग अलग क्षेत्र के बच्चों को, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म और समान करियर के अवसर प्रदान करता है। ये जो आपने बताया कृषि क्षेत्र में ये ऑप्शंस अगर आप 12वीं के बाद चुनते हैं और इसमें ग्रेजुएशन तक जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते हैं, इसके बाद कहाँ आपको नौकरियां मिल सकती, क्या अवसर हैं, किन कंपनीज में हैं, किन सेक्टर्स में हैं? देखिए, कृषि क्षेत्र अपने आप में बहुत अधिक व्यापक संभावनाओं से परिपूर्ण है। इनकी संभावनाओं को समझने के लिए हमें एक चैनल को समझना पड़ता है। देखिए, जैसे किसान के खेत से हमारे प्लेट में खाना आने तक की प्रक्रिया में बहुत सारे चैनल काम करते हैं। ये चैनल शासकीय संस्थान हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं या निजी संस्थान हो सकते हैं। इन्हीं चैनल्स में ही बच्चों के लिए अवसर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे व्यापक संभावनाएं होने के कारण सभी का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है, मैं यहाँ उन संभावनाओं के बारे में बताना चाहूँगा जिनका किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होती है। तो अगर बच्चे कृषि के क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना शासकीय सेवाओं में अपना करियर देख रहे हैं तो उनके लिए 2 तरीके की करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर वो एकेडमिक में जाना चाहें तो या टीचिंग या रिसर्च का प्रोफेशन चुन सकते हैं। दूसरी ओर अगर वो नॉन एकेडमिक करियर में जाना चाहें तो राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय अलग अलग परीक्षाएं होती है, उन्हें देकर बच्चे शासकीय सेवाओं में सेवा दे सकते हैं। अगर मैं राज्य स्तरीय परीक्षाओं की बात करूं तो वो परीक्षाएं होंगी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, सहायक संचालक कृषि, सहायक संचालक उद्यानिकी, और अगर कृषि से ही संबंधित अन्य विभाग है, सहायक संचालक रेशम या सहायक वन संरक्षक की परीक्षा दे सकते हैं। वहीं अगर मैं केंद्र स्तरीय एग्ज़ाम की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर का एक एग्ज़ाम प्रति वर्ष होता है जो कि है IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जी। इसी प्रकार से इफ़को जो कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की हर साल भर्ती होती है। और इफ़को के समान ही क्रिबको करके एक
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसमें भी लगभग प्रतिवर्ष भर्ती होती है। नाबार्ड का एग्ज़ाम भी लगभग हर साल होता है। उसी प्रकार से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए, तो इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान अभिषेक सर से हम बातचीत तो करेंगे, ऑप्शंस भी वो ढेर सारे बता रहे हैं। ये बड़ी परीक्षाओं के, जैसे वे स्वयं कह रहे हैं कि ये सारे ऑप्शंस नहीं हैं, इससे भी कहीं अधिक ऑप्शन आपके पास में उपलब्ध होंगे नौकरियां करने के, और उनके भी कैंपस संस्थानों में आते हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर पढ़ाई करेंगे। उनके कैंपस सिलेक्शन में अगर आप जाते हैं तो कई सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपका इंतजार करती हैं, वो आपको हायर करती हैं, वो आपका चयन करती हैं आपकी योग्यता और आपके स्किल्स के आधार के ऊपर, और उन्हीं को निखारने का काम ये संस्था कर सकती है, जिनके डायरेक्टर साहब अभिषेक सर हमारे साथ में मौजूद हैं। और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं और कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम सर का नंबर, उनकी टीम का नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लें। ज़रूरतमंद छात्रों तक या अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, परिवार में आप इसे ज़रूर दें। अभिषेक जी, जो अभी आपने कोर्स बताया है, जो अभी आपने ऑप्शंस हमको बताए हैं, पहला सवाल ये आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें पढ़ें क्या, सिलेबस कैसे मिलता है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या टॉपिक्स इसके होते हैं? ये सिलेबस की अगर बात करें तो दो तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, राज्य स्तरीय एग्ज़ाम और केंद्र के एग्ज़ाम। तो केंद्र का जो एग्ज़ाम होता है वो सामान्यतः 3 चरणों का होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का स्टेज होता है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में बात करूं तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश का सिलेबस होता है प्रीलिम्स में। और अगर मेंस की बात करूं तो उसमें प्रोफेशनल नॉलेज, जो एग्रीकल्चर का एक सिलेबस होता है। देन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर मैं राज्य स्तरीय परीक्षाओं की बात करूं तो उसमें सामान्यतः एक जनरलाइज सिलेबस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस है, सभी को उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। तो अगर मैं एक जनरलाइज सिलेबस की बात करूं तो उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ का ज्ञान, सामान्य अध्ययन और कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप अभिषेक सर को सुनते जाइए और जो वो जानकारियां दे रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए शुरुआत कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप वास्तव में इसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो तैयारी कब से शुरू करनी है इसका भी जवाब हम लेंगे, कैसे करनी है इसका भी जवाब लेंगे। अभिषेक सर हमारे साथ में बने हुए हैं। जाने से पहले फिर कहूँगा, नंबर आप नोट कर लें और अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार में किसी भी ज़रूरतमंद छात्र तक ये सारी जानकारी और इस एपिसोड के दरमियान दी जाने वाली जानकारियों को आप चाहें तो टेलीफोन नंबर्स पर भी प्राप्त कर सकते हैं अपने पर्सनल सवालों के उत्तर के साथ। देख रहे हैं करियर से संबंधित हमारा स्पेशल गाइड प्रोग्राम, और इस गाइड में आज गाइड करने के लिए मौजूद हैं एजुकेशनल अलायंस एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट भिलाई से डायरेक्टर अभिषेक सिंह राजपूत जी। अभिषेक सर, सबसे बड़ी बात यह कि इन कोर्सेज को शुरू करने के लिए सबसे बेहतर वक्त कब से होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि 8वीं के बाद बच्चा तय कर लेता है कि उसको कहाँ जाना है, किस दिशा में बढ़ना है। पहले कन्फ्यूजन होता था, लेकिन आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो पहले से उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके जानकारी के साथ तय कर लेते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर में जाना तय कर ले तो उसे परीक्षाओं की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद कृषि के क्षेत्र में ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो उन्हें 2 तरीके की परीक्षाएं वो दे सकते हैं। पहला है राज्य स्तरीय परीक्षा CGPAT की, और अगर केंद्र स्तरीय परीक्षा वो देना चाहते हैं जिसमें देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में से वो अध्ययन कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्हें CUET की परीक्षा देनी पड़ती है। तो जो बच्चे इन परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं वो परीक्षाएं 12वीं में प्रवेश लेते ही कम से कम साल भर उसकी अच्छे से तैयारी करें सिलेबस के टॉपिक वाइज, उसके बाद ही परीक्षा दें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वहीं जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जॉब रिलेटेड एग्जाम्स की, शासकीय सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को 2 चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला कि कंपटीशन का स्तर क्या है, कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं एग्ज़ाम जब हम देने जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि वो एग्ज़ाम का प्रकार क्या है, वो रूटीन शेड्यूल के एग्ज़ाम है या नॉन शेड्यूल्ड रूटीन वाले एग्ज़ाम है। इनसे मेरा आशय ये है, शेड्यूल्ड रूटीन वाले एग्ज़ाम से तात्पर्य ये है जिनकी भर्ती प्रक्रिया एक शेड्यूल्ड इंटरवल पे होती है और उनका नोटिफिकेशन आना हो, चाहे परीक्षाओं की तिथि हो, वो पहले से ही निर्धारित होती है। लेकिन जो दूसरे एग्ज़ाम्स जो
नॉन शेड्यूल्ड रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो एग्जामों के भर्ती विज्ञापन विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार विज्ञापन जारी किए जाते हैं। जब वो विज्ञापन जारी किए जाते हैं के बाद परीक्षा देने की तिथि के बीच मुश्किल से 1.5 से 2 माह का समय मिलता है, जो कि बच्चों की तैयारी के लिए अपर्याप्त होता है जी। तो मेरी राय बच्चों को ये रहेगी कि अगर इस प्रकार के एग्जाम में बच्चे भाग लेना चाह रहे हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू वो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या 4th ईयर में आपने एडमिशन 4th ईयर में आप पहुंच गए हैं तो उसके साथ ही आप तैयारी चालू कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं कंपटीशन के स्तर की जिसकी बात कर रहा था, तो हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा CGPAT की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 2300 के आसपास सीटें हैं सभी कृषि महाविद्यालयों को मिलाकर। अगर मैं ये मान लूँ कि हर साल 2000 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो भी अगर जैसे 2017 में लास्ट टाइम RHEO का या ग्रामीण कृषि उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की भर्ती आई थी, तो तब से लेकर आज 6 साल में अगर मैं बच्चे कैलकुलेट करूं तो अराउंड 12,000 बच्चे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट उस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो उससे पहले के होंगे जो उस परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर मैं कंपटीशन के आंकड़े को देखूं तो बच्चों के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, और एक एक नंबर से आपका रैंक बहुत आगे या बहुत पीछे हो सकता है। तो इस पर विचार करके अपनी तैयारियों को लगातार करते रहें। इतना टफ कंपटीशन अगर है तो फिर तैयारी भी आपको तगड़ी करनी पड़ेगी। अभिषेक सर, हम चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को इन परीक्षाओं में, वैसे तो सबकी अलग अलग स्किल है, सबकी अलग अलग क्षमता है बच्चों में, लेकिन सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्स क्या देंगे आप? देखिए, सफलता के लिए कोई वैसा विशेष टिप तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी परीक्षा के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। अगर आप उस परीक्षा में सफलता के बारे में सोच रहे हैं तो पहले चरण में आपको उस परीक्षा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, उस परीक्षा में लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पास उन परीक्षाओं को लेकर रिसोर्सेज कौन से उपलब्ध हैं, इन सब के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। दूसरा स्टेज आता है नॉलेज का। जब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन परीक्षा के बारे में इकट्ठी कर ली है तो उसके बाद आपको उन परीक्षाओं के बारे में गहनता से अध्ययन कर ज्ञान अर्जित करने का समय होता है। जब आप ये दोनों स्टेज, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का स्टेज पार कर लेते हैं तो आप में एक लॉजिकल तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिसे विजडम कहा जाता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम ये तीनों प्रक्रिया को भलीभांति पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन जैसे आपने बताएं करियर को लेकर के हैं, उसी तरीके से आज हम कहें आसपास बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी कोचिंग हैं जो गाइड करने के लिए तैयार हैं। बाकी की कोचिंग में और जो संस्था आपकी है अलायंस इंस्टीट्यूट, इन दोनों में क्या बेसिक फ़र्क आप पाते हैं? कैसे ये लोगों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकती है या गाइड कर सकती है? देखिए पुनीत जी, किसी संस्थान से अपना तुलना करना उचित तो नहीं होगा, किंतु सभी संस्थान अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एजुकेशनल अलायंस के बारे में एक खास चीज़ बताना चाहूँगा कि यह छत्तीसगढ़ में एक प्रथम संस्थान होगा जो इतने डाइवर्सिफाइड एग्जाम्स को एक प्लेटफॉर्म पे बच्चों को तैयारी कराने का प्रयास कर रहा है। दूसरी, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तीसरा, 1-to-1 बच्चों को मेंटरिंग और काउंसलिंग के द्वारा भी उन पर ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारी विशेषताएं बोल सकते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट परिणाम देने का प्रयास हम कर रहे हैं। परीक्षा में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कोचिंग बड़ी मस्ट है, लोग ये कहते हैं बिल्कुल अनिवार्य है। तो कोचिंग आपको क्या लगता है, कोचिंग किस हद तक मदद दे सकती है? हर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर बच्चा ये ज़रूर मान के बैठा हुआ है कि बिना कोचिंग के उसका कुछ नहीं होगा। ये किस तरह और कितना सही आपको लगता है? किसी भी प्रकार के कोचिंग को ज्वाइन कर लेना ही सफलता का पर्याय नहीं माना जा सकता। आजकल जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बच्चों के पास उपलब्ध हैं, उनसे बच्चे जानकारी निश्चित रूप से ले सकते हैं, लेकिन पहले बच्चे अपना आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन करें
कि उन्हें उस परीक्षा के बारे में कितनी जानकारी है या उस विषय के बारे में उनको कितनी जानकारी है। इसके आधार पे स्वविवेक से बच्चे कोचिंग जाने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोचिंग की भूमिका की बात करूं तो निश्चित रूप से चाहे वो कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो, इन सभी शैक्षणिक संस्थानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के विचारों को दिशा देने की। अगर हम बच्चों के विचारों को दिशा दे पाते हैं तो निश्चित रूप से उनके करियर के दिशा मिल ही जाती है। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा, अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान के आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि या व्यवसाय संचालित हो जिससे समाज पे बुरा असर पड़ता हो या जो कि समाज को स्वीकार्य नहीं है, तो हम देखते हैं कि उन गतिविधियों का शैक्षणिक संस्थानों पर तत्काल असर देखा जा सकता है। तो जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि बच्चों के विचारों को इस तरीके से दिशा दे या इस प्रकार से शिक्षा दे कि साथ उन गतिविधियों पर भी हमारी शिक्षा का असर देखा जा सके। चलिए, आप तमाम बच्चे, मुझे लगता है कि अगर ध्यान से सर को सुन रहे हैं तो सर के कहने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम तरह के कोचिंग संस्थान आपको बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए बने हैं, वो आपको मार्गदर्शन देने के लिए हैं। लेकिन किसी भी संस्थान का चयन करते समय आप अपनी योग्यता और आप अपनी ज़रूरत उसके हिसाब से और मार्गदर्शन के साथ बाकी किन किन तरीकों से वो आपको हेल्प कर सकती है और क्या उन सेक्टर्स में, उन क्षेत्रों में आपको हेल्प की आवश्यकता है, तो फिर आप उसका चयन कर सकते हैं। अभिषेक जी, अगर कोई भी छात्र आपके संस्थान में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहे तो किस तरह कांटेक्ट करे, कहाँ कहाँ आपकी शाखाएं हैं, कहाँ वो आपसे मिल सकता है? बैचेस के बारे में भी लोग पूछना चाहते हैं, कब से शुरू करते हैं, या बीच सेशन में भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या ऑप्शन है? देखिए, हमारे अभी एक ही शाखा है जो कि स्मृति नगर भिलाई में संचालित है और बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि रायपुर में भी जिस प्रकार से बच्चों की डिमांड आ रही है या इंक्वायरी आ रही है, तो हम रायपुर में भी बहुत जल्दी एक शाखा के बारे में विचार कर रहे हैं। और रही बात बैचेस की, तो बैचेस हमारी अभी तो 2 बैचेस चल रही हैं। इसके अलावा जैसे ही स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से हम अपना बैच प्लान करते हैं। चलिए, तो जैसा सर ने बताया कि न केवल एक जगह बल्कि बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि रायपुर में भी आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच होगी और आप फौरन संपर्क करें। उनके लिए आपको ये नंबर नोट करना है, नंबर नोट करके तुरंत आप सर से, उनकी टीम से मिल सकते हैं। फैकल्टीज से मिल करके भी आप अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप उज्जवल भविष्य बनाएं, यही इस गाइड का मकसद था। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद देने के साथ साथ पुनीत जी, मैं आपको एक विशेष चीज बताना चाहूँगा जी कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का परिणाम जारी हुए हैं जी। इस परीक्षा परिणाम में जिस छात्रा ने 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त किया है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है यह बताने में कि वह छात्रा एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बच्ची को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें। दूसरी चीज़, उसके अलावा जो बच्चे अन्य स्ट्रीम से हैं, अन्य विषयों से हैं और उन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो बच्चे इन परीक्षा परिणामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से निराश होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गलतियों को पहले पहचानें कि आपसे चूक कहाँ हुई है, उसका सुधार करें और अपनी करियर की दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। तो जैसा अभिषेक सर ने कहा उसमें बस एक छोटी सी बात हम जोड़ते हैं, जो लोग कामयाब हो गए हैं, जो लोग एक पायदान आगे पहुंच गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और उनसे उम्मीदें और ऊपर और आगे की होंगी। और जो लोग थोड़ा पीछे छूट गए हैं, जो अपने उस मुकाम तक प्राप्त नहीं किए हैं, आपको बस एक बात अपने आप को याद दिलानी है, आज नहीं कल सफलता तो आपको मिलनी है, बस वहां तक आपको चलते रहना है, तैयारी करते रहनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाइड में जुड़ने के लिए, देखने के लिए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।